हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की एमसीक्यू सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो कल वाले लेक्चर को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 63rd नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है, तो आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करूँगी मैं 100 क्वेश्चन कराने के आज। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एक्शन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड लॉफुल एंड परमिटेड अंडर द एक्ट। जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंदर इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्टिविटी है जो इंडिया में क्या है, लॉफुल है, मतलब लीगल है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, पिकेटिंग, घेराव या गो स्लो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ठीक है ना, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एक्शन आर मोस्टली अडोप्टेड बाय वाइट कॉलर एम्प्लॉयज। हमारे वाइट कॉलर एम्प्लॉयज जो हैं इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल एक्शंस को मोस्टली अडॉप्ट करते हैं? क्या है ऑप्शन आपका? स्ट्राइक, पिकेटिंग, गो स्लो एंड वर्क टू रूल या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, गो स्लो एंड वर्क टू रूल। गो स्लो एंड वर्क टू रूल का क्या मतलब होता है? गो स्लो का मतलब होता है कि वो काम काफी धीरे गति में करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। एंड वर्क टू रूल मतलब स्ट्रिक्ट टू रूल, मतलब कंपनी में जो रूल है, मतलब उनका जितना काम है एग्जैक्टली वो उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी कोई काम नहीं करेंगे। जो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है बस उसको ही करके और ख़त्म कर देंगे, वो भी किस स्पीड से, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, ये सारे जो भी टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स वगैरह हैं, चाहे गो स्लो हो, स्ट्राइक है, पिकेटिंग है, घेराव है, ये सारा सर ने डिटेल में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की लेक्चर सीरीज में कवर किया है। तो आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप वहाँ से एक बार वीडियो ज़रूर देखें, ये एमसीक्यू देखने से पहले, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट वेपन इन द हैंड ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के हैंड में इनमें से कौन सा सबसे लास्ट वेपन होगा अपनी बात को मनवाने का? क्या ऑप्शन है आपका? ले ऑफ, लॉकआउट, क्लोजर या फिर स्ट्राइक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्राइक। क्योंकि ले ऑफ, लॉकआउट और क्लोजर तीनों कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है, ये एम्प्लॉय के हाथ में नहीं होता। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइटनिंग स्ट्राइक किसको डिनोट करता है? ठीक, देख क्या ऑप्शन है। गोइंग ऑन स्ट्राइक आफ्टर सर्विंग ए नोटिस ऑफ स्ट्राइक, नोटिस सर्व करने के बाद स्ट्राइक करें। गोइंग ऑन स्ट्राइक आफ्टर ऑब्टेनिंग स्ट्राइक बैलेट, स्ट्राइक बैलेट मतलब एक तरीके का अपने वोटिंग करवाने के बाद स्ट्राइक करें। गोइंग ऑन स्ट्राइक आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी प्रिपरेशन, पूरी प्लानिंग के साथ स्ट्राइक करें। या फिर गोइंग ऑन स्ट्राइक सडनली, मतलब बिना कोई प्लान का सडनली स्ट्राइक पे चले जाए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, गोइंग ऑन स्ट्राइक सडनली। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ लॉकआउट इन एन इंडस्ट्री इज डिक्लेयर्ड बाय, ऑप्शन है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मैनेजमेंट या फिर ट्रेड यूनियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब है एम्प्लॉयर। लॉकआउट हमेशा एम्प्लॉयर ही डिक्लेयर करता है। लॉकआउट का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो टेम्परेरी क्या हो गई, बंद हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, ये कौन डिक्लेयर करता है? एम्प्लॉयर डिक्लेयर करता है। तो मैनेजमेंट विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सिचुएशन टू बी कॉल्ड एज स्ट्राइक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी सिचुएशन को स्ट्राइक माना जाएगा अगर कौन सी कंडीशन इनमें से प्रेजेंट होगी? तो क्या ऑप्शन है? प्लूरैलिटी ऑफ वर्कमैन, सीजेशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल टू कंटिन्यू टू वर्क। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और कंसर्टेड एक्शन अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब सबने पहले से प्लानिंग करके कि हाँ हमें इस तरीके से अपने स्ट्राइक को अंजाम देना है, मतलब ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ऑफिस में वर्क करना। ठीक है, तो ये भी पार्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक मीन्स, वाइल्ड कैट स्ट्राइक का क्या मतलब होता है? अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड सडनली विदाउट प्रायर नोटिस, बिना किसी नोटिस का स्ट्राइक डिक्लेयर कर देना। वर्कर्स रिजॉर्टिंग टू वायलेंस ड्यूरिंग द स्ट्राइक, स्ट्राइक के टाइम पे वायलेंस क्रिएट कर देना वर्कर्स के द्वारा। अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड विद द प्रायर नोटिस, प्रॉपर नोटिस के बाद स्ट्राइक को डिक्लेयर करना। एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन एट द गेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर देना, नारेबाजी करना या ये सब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड सडनली विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ठीक है,
बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ एम्प्लॉई ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और सस्पेंशन ऑफ वर्क or the refusal by an employer to continue to employ any number of person engaged by him would mean that, मतलब अगर कोई कंपनी टेम्परली जो है बंद हो जाती है और वो सारे एम्प्लॉयज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट देने से, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज डाउन, या इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट लॉकड आउट, या फिर वर्कमैन ऑफ द इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिश्ड आर केप्ट अंडर सस्पेंशन, सबको सस्पेंड कर दिया, या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट इज लॉकड आउट। लॉकड आउट के कंडीशन में क्या होता है? कंपनी जो है टेम्पररी बंद हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया राइट टू स्ट्राइक इज, इंडिया में राइट टू स्ट्राइक क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, कन्फर्ड बाय लेजिस्लेशन, प्रोवाइडेड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कन्फर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, कन्फर्ड बाय लेजिस्लेशन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विल बी लीगल व्हेन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट कब लीगल हो सकता है? ऑप्शंस क्या है हमारे? अ रिटन नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट इज गिवन विद इन 6 वीक्स ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। स्ट्राइक या लॉकआउट करने से पहले आप 6 वीक पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। नॉट रिजॉर्टिंग टू स्ट्राइक और लॉकआउट विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, नोटिस देने के 14 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी तरीके का जो है स्ट्राइक स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर ए कंसिलिएशन ऑफिसर। अगर आपकी कोई भी जो है प्रोसीडिंग किसी कंसिलिएशन ऑफिसर के पास पेंडिंग है, या फिर अगर वो प्रोसीडिंग कंक्लूड भी हो गई है, तो उसके 7 दिन तक के बाद, 7 दिन तक विद इन 7 डेज आप जो है नहीं कर सकते हो किसी भी तरह का स्ट्राइक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? द नोटिस ऑफ लॉकआउट और स्ट्राइक शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर देयर इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस अ स्ट्राइक एज मे बी इन केस ऑफ लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉकआउट, एक सेकेंड, हाँ, लॉकआउट और स्ट्राइक का नोटिस देना जो है वो नेसेसरी नहीं है। किस केस में? जहाँ पे ऑलरेडी कोई स्ट्राइक एग्जिस्ट कर रही हो, या फिर लॉकआउट किया हुआ हो किसी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ इलीगल स्ट्राइक। अगर कोई इलीगल स्ट्राइक पहले से चल रही है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, उसके बदले में अगर कोई कंपनी लॉकआउट डिक्लेयर कर देती है, तो उसको हम इलीगल नहीं मानेंगे। ये भी सही बात है। अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कंसिक्वेंसेस ऑफ इलीगल लॉकआउट, अगर कोई लॉकआउट ऑलरेडी चल रहा है, इलीगल है जो कि, तो हम उसकी जगह किसी दूसरे लॉकआउट को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भी इलीगल नहीं माना जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्राइक और लॉकआउट में बी डिक्लेयर्ड इवन बिफोर द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस। जो स्ट्राइक और लॉकआउट है वो जो नोटिस कोई भी सर्व करता है, यूनियन या कोई भी, स्ट्राइक या लॉकआउट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, तो हम उसमें जो डेट डालते हैं उससे पहले हमने स्ट्राइक या लॉकआउट जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अब जो डेट डालोगे उसमें आपको उसी डेट से जो अपनी स्ट्राइक या फिर लॉकआउट को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अवार्ड वाज गिवन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बोनस 3 मंथ बैक। अगर आपको सपोज करो किसी बोनस के लिए आपको 3 महीने पहले कोई अवार्ड दिया गया है एंड इट इज स्टिल इन ऑपरेशन, द यूनियन डिसाइड्स टू गो टू स्ट्राइक ऑन द, लेकिन फिर भी 3 महीने के बाद जो है यूनियन ये डिसीजन लेता है कि हाँ उनको स्ट्राइक पे जाना है। क्यों? रिवीजन ऑफ वेजेस के कारण। ठीक है, हो सकता है कि वेजेस में जो रिवाइज हुआ हो उसमें सैलरी का परसेंटेज बहुत कम बढ़ा हो, जो भी रीज़न रहा हो, रिवीजन ऑफ वेजेस की वजह से वो स्ट्राइक में जाना चाहते हैं। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन विल विथ दैट स्ट्राइक इज, तो उस स्ट्राइक को क्या माना जाएगा? लीगल माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, विल नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द एक्ट, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, इसको बिल्कुल लीगल माना जाएगा। ठीक है, व्हेन कैन अ लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट टेक प्लेस? लीगल स्ट्राइक या लॉकआउट
कब हो सकता है इनमें से? व्हेन द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, ड्यूरिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, बिफोर द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, या फिर वेन एवर वन ऑफ द पार्टी चूजेस टू अंडरटेक सच एक्शन। क्या हो जाएगा आंसर? ड्यूरिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के दौरान ही जो है आप लीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को डिक्लेयर कर सकते हो अगर आपके फेवर में बात नहीं बन रही है, आपको ऐसा लग रहा है तो। ठीक है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन मीन्स, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन का क्या मतलब होता है? गिविंग एन अवार्ड बाय अ थर्ड पार्टी म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है। कोई थर्ड पर्सन है, सपोज करो दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा सुलझाना है, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो कोई थर्ड पर्सन जो है वो आके डिसीजन बताएगा अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्रीड हो उस डिसीजन से तो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? गिविंग एन अवार्ड बाय पर्सन अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस केस में क्या है, जो वो थर्ड पर्सन होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। विदाउट वो, इसमें क्या है कि पार्टी से कंसेंट मिलेगा, उसने जो डिसीजन सुना दिया वही वाला डिसीजन मानना पड़ेगा दोनों पार्टीज को। तीसरा ऑप्शन क्या है? अवार्ड ऑफ, या कोई लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल अगर कोई डिसीजन सुनाता है वो, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, मतलब कोई थर्ड पर्सन जो है बीच में म्यूचुअल, अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करती है तो जो तीसरे वाले पर्सन की जो भी बात है वो दोनों पार्टी मान लेगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं कंपल्सरी आर्बिट्रेशन क्या होता है। रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट बाय एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एन आर्बिट्रेटर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि जो डिस्प्यूट है उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कोई आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है। ठीक है, बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एन आर्बिट्रेटर म्यूचुअली अग्री। इसमें कौन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा? इसमें जो है म्यूचुअली अग्री होना चाहिए। ठीक है, बाय बोथ द पार्टीज। इसमें क्या है, इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट करनी है, गवर्नमेंट ने जिसको अपॉइंट करती है वही आपका आर्बिट्रेटर होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? टेकिंग द डिस्प्यूट टू ए थर्ड पर्सन बाय द पार्टीज। ठीक है, पार्टी ने खुद ही किसी तीसरे बंदे को जो है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए चूज किया हुआ है। लास्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, कि गवर्नमेंट ने ही जो है किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी और विदाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टी। इसमें पार्टी की एग्रीमेंट की होने की या ना होने की कोई जरूरत नहीं, ये कंपलसरी आर्बिट्रेशन है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ही करती है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिलिएशन इज ए मेथड इन विच अ थर्ड पर्सन, कंसिलिएशन में थर्ड पर्सन कौन होते हैं? मेडिएट इन एंड परसुएट द पार्टी टू कम टू एन एमिसिएबल स्टेटमेंट। ठीक है, वो क्या करते हैं, दोनों पार्टीज के बीच में मेडिएशन करा के उसके बाद क्या कहते हैं, एक एम्बिसिएबल सेटलमेंट पे आ जाते हैं कि जहाँ पे दोनों पार्टी जो है वो म्यूचुअली अग्री हो जाए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है लिसन टू बोथ द पार्टीज एंड गिव हिज ओन डिसीजन, मतलब दोनों पार्टीज की सुन के उनको जो सही डिसीजन लगता है वो देते हैं। तीसरा है गिव्स हिज डिसीजन विदाउट लिसनिंग टू पार्टी, मतलब पार्टी के सुने बिना ही अपना डिसीजन सुना देते हैं। लास्ट है नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेडिएशन इन एंड परसुएट्स द पार्टी, मतलब दोनों पार्टीज को मनाते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ टू एन एमिसिएबल सेटलमेंट, कि दोनों पार्टीज जो है उस चीज से अग्री हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। हमारी ट्रेड यूनियन की काफ़ी सारी तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, तो उसमें जो आइडियोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है इनमें से कौन इंक्लूड नहीं होगा? तो क्या ऑप्शन है आपका? रेवोल्यूशनरी यूनियन, क्राफ्ट यूनियन, अपलिफ्ट यूनियन, या रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर यूनियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्राफ्ट यूनियन। इसको हम लोग ट्रेड यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्राफ्ट यूनियन को हम लोग ट्रेड्स यूनियन भी बोलते हैं, ट्रेड नहीं ट्रेड्स होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे? रेवोल्यूशनरी यूनियन, अपलिफ्ट यूनियन, या फिर रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर यूनियन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्राफ्ट यूनियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन विच आर रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर
ठीक है। ऐसे यूनियन जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन फ्लोर पे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, या फिर आउटडोर ट्रेड सच एज कंस्ट्रक्शन वर्क, जो आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स वगैरह का जो काम होता है। तो ऐसे यूनियन को हम कौन सा यूनियन बोलते हैं? ऑप्शन आपका क्या है इसमें? ऑप्शन है आपका वाइट कॉलर यूनियन, ब्लू कॉलर यूनियन, अपलिफ्ट यूनियन, या फिर रिफॉर्मिस्ट और वेलफेयर यूनियन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्लू कॉलर यूनियन। तो ब्लू कॉलर यूनियन में वो वर्कर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कि आउटडोर एक्टिविटीज में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन फ्लोर वगैरह, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह। तो ऐसे यूनियन को हम क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर यूनियन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंसिलिएशन ऑफिसर जनरली कंक्लूड इज प्रोसीडिंग विद इन, कोई भी जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है वो अपनी प्रोसीडिंग जनरली कितने दिन में ख़त्म कर देता है? 10 डेज, 14 डेज, 1 मंथ और 2 मंथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनरली उसको कितना टाइम लगता है? 14 डेज लगता है अपना काम ख़त्म करने के लिए, प्रोसीडिंग को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल व्हाट पीरियड फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग अ वर्कमैन कैन नॉट, अगर कोई प्रोसीडिंग, कोई एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग जो है वो पूरी हुई है, कंक्लूड हुई है किसी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा, तो वर्कमैन जो है वो कितने दिन तक स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? क्या ऑप्शन है आपका? 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ या 2 मंथ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 मंथ। 2 महीने तक वो किसी भी प्रोसीडिंग के कंक्लूजन के बाद जो है स्ट्राइक पे नहीं जा सकता, ये चीज़ लीगल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईपार्टाइट इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड रिलेशन बिटवीन, बाईपार्टाइट इंडस्ट्रियल रिलेशन से हम क्या समझते हैं? किस दो के बीच का रिलेशन? मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, यूनियन एंड गवर्नमेंट, मैनेजमेंट एंड यूनियन, या फिर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एंड यूनियन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैनेजमेंट एंड यूनियन। मैनेजमेंट मतलब हो गया आपका एम्प्लॉयर, यूनियन का मतलब हो गया एक तरह से एम्प्लॉय, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है एज पर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी? क्या ऑप्शन है? कंसिलिएशन, मेडिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, या वॉलंटरी आर्बिट्रेशन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, जिसमें क्या करते हैं हम? किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं और वो दोनों पार्टीज को समझा के एक एमिसिएबल सेटलमेंट की तरफ आती है, जिसमें दोनों पार्टी म्यूचुअली अग्री हो जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज डज नॉट यूज कंसिलिएशन एज अ मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? इनमें से कौन जो है वो मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो है कंसिलिएशन का यूज नहीं करते हैं? क्या ऑप्शन है आपका? कंसिलिएशन ऑफिसर, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो कंसिलिएशन मेथड को यूज नहीं करती है किसी भी सेटलमेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉरी, किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट करवाने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच union a worker must be a member of the union at the time of his employment and continue to do so in order to retain his employment? इसमें क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा शॉप है, यूनियन शॉप, जिसमें क्या है कि वर्कर जो है वो यूनियन का मेंबर होना ही चाहिए एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब उसकी नौकरी हुई है उसी टाइम से वो वर्कर जो है यूनियन का मेंबर होना चाहिए, और जब तक उसकी एम्प्लॉयमेंट रहेगी, जब तक वो उस कंपनी में काम करेगा, तब तक के लिए उसकी जो है उस यूनियन में मेंबरशिप बनी रहेगी। तो क्या ऑप्शन है? क्लोज शॉप, यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप और ओपन शॉप? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोज शॉप, ठीक है। इसमें मतलब जब से एम्प्लॉयमेंट शुरू होती है तब से लेके जब तक एम्प्लॉयमेंट है तब तक के लिए ही मस्ट बी द पार्ट ऑफ द यूनियन टू सेव हिज job or to retain his employment. Okay, now next question, in which union shop business establishment which has the agreement with the union, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसी का अग्रीमेंट होता है किसके साथ? यूनियन के साथ, कि ये वर्कर सेल कि एक वर्कर जो है वो यूनियन का मेंबर तभी बनेगा और द यूनियन विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ हिज
securing employment, and then he must continue his membership in order to retain his job। मतलब इसमें वो मेंबर तभी बनेगा जब उसकी एम्प्लॉयमेंट सपोज करो कंपनी में आ जाएगी, मतलब वो कंपनी का एम्प्लॉय बन जाएगा। उसके बाद जो है उसको जॉब लगने के कुछ टाइम के बाद जो है उसको अपनी मेंबरशिप उसको ज्वाइन करना पड़ेगा यूनियन में एज अ मेंबर, और उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी अपनी मेंबरशिप। कब तक? अपने जॉब को सेव करने के लिए। जब तक वो जॉब कर रहा है तब तक उसको अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो है आपका मेंबरशिप शुरू कब होता है? जॉब लगने के कुछ टाइम बाद से। तो क्या ऑप्शन है? क्लोज ऑप्शन, क्लोज शॉप ये तो नहीं होगा, इसमें तो जॉब लगते ही आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ती है, मतलब जॉब लगते ही स्टार्टिंग से ही बिल्कुल डे वन से। इसमें ऐसा नहीं है। यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप या ओपन शॉप, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनियन शॉप। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं। इसमें जो है अग्रीमेंट होता है पहले से ही, किसका? बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का। किसके साथ? यूनियन के साथ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच यूनियन अ यूनियन मेंबर इज प्रेफर्ड इन फिलिंग अ वैकेंसी सच एन एग्रीमेंट इज। इनमें से कौन सा ऐसा यूनियन है जिसमें जो है यूनियन मेंबर को प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, कि हाँ आप अपने किसी मेंबर को जो है ले आ सकते हो कंपनी में। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज शॉप, यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप या प्रेफरेंशियल शॉप। नाम से ही क्लियर है, प्रेफर्ड मतलब प्रेफरेंशियल शॉप। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच यूनियन टाइप देयर इज नो कंपलसरी मेंबरशिप इन द यूनियन। ऐसा इसमें से कौन सा यूनियन टाइप है जिसमें कोई कंपलसरी मेंबरशिप यूनियन में नहीं होती है बिफोर और आफ्टर रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट से पहले और रिक्रूटमेंट के बाद कोई कंपलसरी मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। हाउएवर अगर कोई एम्प्लॉय ऑप्ट करना चाहता है मेंबरशिप आफ्टर रिक्रूटमेंट, मतलब जॉब लगने के बाद अगर कोई मेंबर अपनी इच्छा से और यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, हिज मेंबरशिप, तब उसकी अगर वो बन जाए उसके बाद उसकी मेंबरशिप जो है कंपलसरी हो जाएगी। कब तक? टिल द टेन्योर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब तक वो उस ऑफिस में है, उस कंपनी में, तब तक उसकी जो है वो कंपलसरी हो जाएगी कि हाँ आपको मेंबर रहना ही पड़ेगा। लेकिन ज्वाइन वो अपनी इच्छा से कर सकता है। तो ऑप्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ, यूनियन ऑफ, एजेंसी शॉप या प्रेफरेंशियल शॉप। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, मेंटेनेंस शॉप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन विच यूनियन बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 91। इन विच यूनियन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, इन विच, इसमें क्या है? यूनियन और एम्प्लॉयर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, क्या एग्रीमेंट है? लेइंग डाउन दैट यूनियन मेंबरशिप इज ए पार्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में ही यूनियन मेंबरशिप होगा। ठीक है, एंड ए वर्कर हु ऑब्जेक्ट टू ज्वाइनिंग द यूनियन, और अगर कोई वर्कर ऑब्जेक्ट करता है कि हाँ हमें यूनियन ज्वाइन नहीं करना है, तो उसको विल हैव टू पे अप्रोप्रिएट, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी मेंबरशिप छोड़ने के लिए जो है एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और एन इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन, और या तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा या तो एक चैरिटी के रूप में इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ही है कि हाँ भाई यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ द यूनियन। अगर वो स्टिल डिनाई करता है तो उस केस में क्या होगा? उसको कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी अपनी मेंबरशिप के बदले में। ऑप्शन क्या है? ओपन शॉप, यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप या प्रेफरेंशियल शॉप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एजेंसी शॉप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच यूनियन मेंबरशिप इन अ यूनियन इज नो वे कंपलसरी इधर बिफोर और आफ्टर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से पहले या रिक्रूटमेंट के बाद मेंबरशिप जो है वो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। क्या ऑप्शन है? ओपन शॉप, यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप या प्रेफरेंशियल शॉप। क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, ओपन शॉप। समटाइम्स किस शॉप को हम लोग जो है हायरिंग हॉल भी कहते हैं? ओपन शॉप, क्लोज शॉप, एजेंसी शॉप या प्रेफरेंशियल शॉप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, क्लोज शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस अलाउ यूनियन सब्सक्रिप्शन टू बी पेड बाय एन एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू यूनियन, मतलब जो यूनियन का सब्सक्रिप्शन का जो भी अमाउंट होगा टू बी पेड बाय, इसमें क्या है? एम्प्लॉयर जो है किसको दे देगा? डायरेक्टली टू यूनियन दे देगा ऑन बिहाफ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वाया सैलरी डिडक्शन, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी से पैसा डिडक्ट करके डायरेक्टली जो है किसको दे देगा? यूनियन को दे देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चेक ऑफ, रिकॉग्निशन बाय मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ यूनियन मेंबरशिप या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, चेक ऑफ।
चेक ऑफ में क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा काट के जो उसका यूनियन सब्सक्रिप्शन का जो भी अमाउंट है वो काट के किसको दे देता है, डायरेक्टली यूनियन को दे देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, चेक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय लेबर डायरेक्टरेट, कौन कैरी करता है, लेबर डायरेक्टरेट, ऑन इन्विटेशन ऑफ द यूनियन एंड मैनेजमेंट, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों उनको बुलाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के, कलेक्ट पर्टिकुलर ऑफ ऑल यूनियन इन ए प्लांट विथ रिगार्ड टू देयर रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, वो आके क्या करते हैं, यूनियन की सारी डिटेल, उनकी रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें को कलेक्ट करते हैं, उनको चेक करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चेक ऑफ, रिकॉग्निशन बाय मैनेजमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ यूनियन मेंबरशिप या नन ऑफ द अबव। इसमें वेरिफिकेशन होता है तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ यूनियन मेंबरशिप। कौन करता है ये, लेबर डायरेक्टरेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए यूनियन इज रिकॉग्नाइज, जब कोई यूनियन रिकॉग्नाइज हो जाता है, देयर शुड बी नो चेंज, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, कितने दिन तक, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, 2 साल तक उस पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होनी चाहिए आफ्टर रिकॉग्निशन। नाउ हु इज नोन एज सेफ्टी बल्ब इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन के फील्ड में सेफ्टी बल्ब हम किसको बोलते हैं, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, वेलफेयर ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी बल्ब इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन बेस्ड ऑन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के बेसिस पे जो हम यूनियन का क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें से इनमें से कौन सा नहीं आता है, यूनियन शॉप, क्लोज शॉप, प्रेफरेंशियल शॉप या फिर ब्लू कॉलर यूनियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, ब्लू कॉलर यूनियन। ठीक, इसमें आपके कौन कौन से हैं, और यूनियन शॉप, क्लोज शॉप, प्रेफरेंशियल शॉप तो है ही, उसके अलावा आपके क्या आएंगे, मेंटेनेंस शॉप, एजेंसी शॉप और ओपन शॉप। ठीक है, मेंटेनेंस शॉप, ओके, एजेंसी शॉप और ओपन शॉप, ये भी आपके क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन बेस्ड ऑन अग्रीमेंट ही है, ब्लू कॉलर यूनियन इसका पार्ट नहीं होगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियन बेस्ड ऑन ट्रेड और क्राफ्ट, ट्रेड और क्राफ्ट के बेसिस पे इनमें से कौन से नहीं आएंगे, क्राफ्ट क्या है इसमें, क्राफ्ट यूनियन, मेंटेनेंस शॉप, जनरल यूनियन या फिर व्हाइट कॉलर यूनियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंटेनेंस शॉप। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अगर ट्रेड के बेसिस पे, यहाँ पे क्राफ्ट नहीं आएगा, ट्रेड के बेसिस पे जो है यूनियन की क्लासिफिकेशन कितने टाइप में होती है, क्राफ्ट यूनियन, ठीक, उसके बाद व्हाइट कॉलर यूनियन, ब्लू कॉलर यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन और पांचवा क्या है आपका, जनरल यूनियन। ठीक है, तो मेंटेनेंस शॉप जो है वो इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, जो हमारी ट्रेड यूनियन की सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शन होती है वो कितने दिन तक के लिए वैलिड होती है, 5 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, 2 साल विल बी द, 2 years विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर ये इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस पीडीएफ का मैं माइनर चेक्स और करेक्शंस के बाद कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।